बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 14। बड़ा आसान एरिया है, मुश्किल एरिया नहीं है, बस इसको हैंडल तरीके से किया जाए। चैप्टर नंबर 14, रिटर्न क्या होती है। वो डॉक्यूमेंट जिसके जरिए इनकम एफबीआर के सामने डिक्लेयर की जाती है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसको रिटर्न कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट जिसके जरिए आप अपनी इनकम और टैक्स एफबीआर के सामने शो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको रिटर्न कहते हैं। किसने रिटर्न जमा करानी है? हर कंपनी ने, हर इंडिविजुअल या एओपी ने जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम हो, हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने, हर उस बंदे ने जिसकी इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर, यानी जिसकी इनकम पर एफटीआर के तहत टैक्स लगता है, और हर वो बंदे ने जिसको बोर्ड नोटिफाई कर दे, इन सारे लोगों ने रिटर्न जमा करवानी है। हर पर्सन ने, हर कंपनी ने, हर पर्सन ने जिसकी इनकम 6 लाख से ऊपर है, हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने, हर उस बंदे ने जिसकी इनकम पर एफटीआर के तहत टैक्स लगना है, हर वो बंदा जिसको बोर्ड कह दे विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज कि आप रिटर्न जमा कराओ, तो उसे रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। इसके अलावा किसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी? यानी इन लोगों को तो करानी पड़ेगी ही, इन लोगों को तो करानी ही पड़ेगी, इन लोगों को तो करानी, बैठे रहे आप, बैठे रहे, वो आगे बैठे, इन लोगों को तो रिटर्न जमा करवानी ही पड़ेगी। इनके अलावा किसको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी? अब ये अगला सवाल है, इनके अलावा और किसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी? हर वो बंदा जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी पिछले 2 साल, उनको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। हर वो बंदा जिसका जो अपने लॉस को कैरेट फॉरवर्ड करना चाहता है, उसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। हर वो बंदा जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कितनी, 500 स्क्वायर यार्ड्स की, या फ्लैट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर यार्ड की या फ्लैट है, कहां पे, इस्लामाबाद में, कैंट में या म्यूनिसिपल लिमिट में, तो उन लोगों को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। हर वो बंदा जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड की, कहां पे, रेटिंग एरिया में। हर वो बंदा जिसके पास फ्लैट है 2000 स्क्वायर फीट का, कहां पे, रेटिंग एरिया में। अगर फ्लैट इस्लामाबाद म्यूनिसिपल लिमिट में होता तो इसकी कोई एरिया नहीं मुख्तस किया हुआ था, जितना भी हो, लेकिन अगर रेटिंग एरिया है तो फ्लैट कितना होगा, 2000 स्क्वायर फीट का होगा, तो इसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। हर वो बंदा जिसके पास 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है, हर वो बंदा जिसका एनटीएन बना हुआ है, हर वो बंदा जिसके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजली का कनेक्शन है, उसका बिल 5 लाख पर एनम से ज्यादा आता है, पर एनम, पर मंथ नहीं, पर एनम। हर वो बंदा जो अगर बिजनेसमैन है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रजिस्टर्ड हो, इंजीनियर है पीसी से रजिस्टर्ड हो, डॉक्टर है पीएमडीसी से रजिस्टर्ड हो, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, लॉयर है तो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, और अगर अकाउंटेंट है तो आईकैब या आईसीएमए से रजिस्टर्ड हो, इन सारे लोगों के लिए भी रिटर्न जमा कराना लाजमी है। हर वो बंदा जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो 3 से 4 लाख के दरमियान है, तो उसके लिए भी रिटर्न जमा कराना जरूरी है। हर वो बंदा जिसको फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करानी लाजमी है, उसके लिए भी रिटर्न जमा कराना जरूरी है। ये सारे वो लोग हैं जिनके लिए रिटर्न जमा करवाना जरूरी। हाँ, अब अगली बात, हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लैट या गाड़ी
होने की वजह से आपको रिटर्न जमा कराना जरूरी होती है। लेकिन अगर एक औरत बेवा है या कोई बच्चा यतीम है और उसकी उम्र 25 साल के अंदर अंदर है, या कोई अपाहज है, डिसेबल है, या कोई नॉन रेजिडेंट है, इन चार लोगों को रिटर्न जमा नहीं करवानी पड़ेगी, बावजूद इसके कि इनके पास क्या हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो या गाड़ी हो। ये जो 3, 4, 5, 6 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लैट या गाड़ी। तो फिर नहीं, हाँ फिर तो नहीं। लो सर, पावर टू कॉल रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स, हु हैज द पावर? सर कमिश्नर एक पावरफुल बंदा है, उसके पास ये पावर है कि किसी बंदे को कह सकता है, जिसके बारे में उसे लगता है कि तुम्हें रिटर्न जमा करानी पड़े, उसको कह देगा कि तुम रिटर्न जमा कराओ, और उसे उस नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। कमिश्नर पिछले 5 साल में से किसी साल के बारे में भी कह सकता है कि रिटर्न जमा कराओ, तो उस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। अगर उस बंदे ने 5 साल में से किसी साल की रिटर्न नहीं जमा कराई, तो कमिश्नर पिछले 10 साल में से किसी साल के बारे में भी कह सकता है कि रिटर्न जमा कराओ, और उस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। ये तो एक आम सी बात है। खास बात पता क्या है, कमिश्नर के पास ये पावर भी है कि वो 12 माह से कम पीरियड के हवाले से कह दे कि रिटर्न जमा कराओ, तो उससे वो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। सर रिटर्न 1 साल की इनकम को कहते हैं ना, वो कहते हैं नहीं, तुम 6 माह बाद एक बंदा बाहर जा रहा था, कमिश्नर कहेगा तुम रिटर्न जमा करो, वो कहेगा साल तो पूरा हुआ नहीं, कहेगा कराओ, तो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। कब? जब वो बंदा मर गया है, जब वो बंदा बैंकरप्ट हो गया है, जब वो बंदा पाकिस्तान छोड़ के परमानेंटली जा रहा है, या कोई और वजह जिससे कमिश्नर को लगता है कि इस बंदे को 12 माह से कम की पीरियड की रिटर्न जमा करवानी चाहिए, तो कमिश्नर को कह देगा और रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। लो सर, पावर टू एनफोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पावर टू एनफोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सर जी आप कैसे रिटर्न को फाइल करने के लिए क्या पावर है, क्या कर सकते हैं? सर जी फोन की सिमें ब्लॉक कर देंगे, बिजली और गैस के कनेक्शन काट देंगे अगर वो बंदा रिटर्न नहीं जमा करा रहा। फिर जब वो रिटर्न और जो फाइन है वो जमा करवा देगा, तो फिर कनेक्शन बहाल कर देंगे। फोन की सिमें ब्लॉक, बिजली और गैस का कनेक्शन खत्म। सर रिटर्न कैसे जमा करानी है? आपके पास फॉर्म होता है, उस फॉर्म पे अपने क्वाइफ लिखते हो, उसके बाद उसको टेस्ट कराते हो, उसके बाद उसके साथ जितना टैक्स बनता है उसकी पेमेंट करते हो, और वेल्थ स्टेटमेंट या फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट अटैच करके रिटर्न जमा कराते हैं। यही रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिकली का क्या मतलब है? सर ऑनलाइन पोर्टल पर, जो इनका पोर्टल होता है एफबीआर का, उस पोर्टल पर भी अपनी रिटर्न फाइल की जा सकती है, और ई इंटरमीडियरीज के जरिए भी रिटर्न फाइल की जा सकती है। ई इंटरमीडियरी कौन होता है? यस, ई इंटरमीडियरीज आर टैक्स प्रैक्टिशनर, जो टैक्स को प्रैक्टिस करते हैं और जो मेक श्योर करते हैं कि जो टैक्स को प्रैक्टिस करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर तक सही तरीके से पहुंच जाए उनके रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। सर every return made or signed by or on behalf of the person shall be treated as having been duly made by the person or with the person's authority until that proves contrary। जिस बंदे ने भी रिटर्न जमा कराई है या उसकी रिटर्न जमा की गई है, तो समझा जाएगा उसने खुद जमा कराई है या उसकी अथॉरिटी से जमा की गई है, यानी वो बंदा जिम्मेदार होगा। फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न और स्टेटमेंट, फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न और स्टेटमेंट, ये समझिए कि एक पॉज है यहाँ पे कि भैया इतनी बातें सारी आप ऑब्जॉर्व करें,
तो उसके बाद मैं आपसे अगली बात करूं। अगली बात क्या है? रिटर्न जमा हो गई है, रिटर्न में कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं तो क्या रिटर्न में तब्दीली हो सकती है? रिटर्न जमा करवाने के बाद रिटर्न में तब्दीली करवाना चाह रहे हैं तो क्या रिटर्न में तब्दीली करने की इजाज़त है? उसने कहा बिल्कुल है। कैसे? कमिश्नर को कहें, कमिश्नर से इजाज़त लें, रिवाइज रिटर्न फाइल करें, रीज़न ऑफ रिवीजन लिखें, कमिश्नर से इजाज़त लें और रिटर्न फाइल कर दें। रिटर्न रिवाइज करने की वजह से अगर टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। 4 बातें हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, हाँ रिटर्न रिवाइज करें, हाँ सबसे पहले रिवाइज अकाउंट्स जमा कराएं, फिर उसके बाद रीजन ऑफ रिवीजन लिखें, फिर उसके बाद कमिश्नर से इजाज़त लें, फिर उसके बाद चौथी बात है कि टैक्सेबल इनकम रिटर्न रिवाइज करने के नतीजे में टैक्सेबल इनकम बढ़ रही होनी चाहिए और लॉस कम हो रहा होना चाहिए। हाँ, अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज करते हैं तो कमिश्नर से इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज करते हैं तो कमिश्नर से इजाजत की जरूरत नहीं है। और अगर आप 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज करते हैं, 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज करते हैं तो कमिश्नर से इजाजत की जरूरत है। लेकिन आपने कमिश्नर को दरखास्त दी कि मैंने रिटर्न रिवाइज करनी, आपने कमिश्नर को दरखास्त दी कि मैंने रिटर्न रिवाइज करनी है और कमिश्नर ने आपकी दरखास्त को मान लिया, कमिश्नर ने आपकी दरखास्त को मान लिया तो ठीक। लेकिन कमिश्नर ने, आपने कमिश्नर को दरखास्त दी और कमिश्नर ने आपकी दरखास्त का कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन रिटर्न को रिवाइज करने की वजह से टैक्सेबल इनकम बढ़ रही थी या लॉस कम हो रहा था, तो समझा जाएगा कि रिटर्न कमिश्नर ने रिटर्न को रिवाइज करने की इजाजत दे दी है। फिर सुनो ध्यान से, ये वाली बात मैं फिर बता रहा हूं। रिटर्न रिवाइज करने के लिए कमिश्नर से इजाजत लेनी जरूरी है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज करेंगे तो कमिश्नर से इजाजत लेनी जरूरी नहीं है, बात नंबर 2। बात नंबर 3, अगर आप 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज करनी पड़ गई, आपने कमिश्नर से इजाजत मांगी, अप्लाई कर दिया, लेकिन कमिश्नर ने उसकी इजाजत नहीं दी और 60 दिन गुजर गए और रिटर्न रिवीजन की वजह से टैक्सेबल इनकम बढ़ रही थी और लॉस कम हो रहा था, तो समझा जाएगा कमिश्नर ने इजाजत दे दी है। आपकी दरखास्त के 60 दिन के अंदर अंदर अगर कमिश्नर ने इजाजत नहीं दी और रिवीजन की वजह से टैक्सेबल इनकम बढ़ रही थी तो समझा जाएगा कमिश्नर ने इजाजत दे दी है। सर, रिवीजन ऑफ रिटर्न की बात कर दी मैंने आपके साथ। सर, आपने रिटर्न रिवाइज करनी है, अगर तो खुद से की बगैर किसी नोटिस के तो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर ऑडिट के दौरान की, यानी आपका ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो गया, ऑडिट के दौरान रिटर्न रिवाइज की तो 25% पेनल्टी है। और अगर शो कॉज नोटिस के बाद रिटर्न रिवाइज की, आफ्टर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, तो फिर पेनल्टी लगेगी। आफ्टर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस the tax appointed by Commissioner Inland Revenue or default surcharge or 50% of penalty. लो सर, अगर शो यानी ऑडिट के बाद शो कॉज नोटिस के बाद रिटर्न रिवाइज की तो 50% पेनल्टी, ऑडिट का नोटिस हुआ शो कॉज से पहले रिटर्न रिवाइज की तो 25% पेनल्टी, और अगर वॉलंटरली रिटर्न रिवाइज की तो नो पेनल्टी। सर ये 25% और 50% टैक्सेबल इनकम के ऊपर है कि टैक्स नहीं, इसकी पेनल्टी की अमाउंट होती है उसके ऊपर। रिटर्न कब तक फाइल करनी है? सर, जब आपसे पूछा जाए कि रिटर्न कब तक फाइल करनी है तो आपने इसका पता क्या जवाब देना? यार यहां पर आना तो चाहिए, वो नहीं आया। हाँ जी, रिटर्न कब तक फाइल करनी है? रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? आप हैं कौन? इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है? अगर आप इंडिविजुअल और एओपी हैं
तो रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख, गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। अगर आप कंपनी है तो फिर देखा जाएगा कि आपका ईयर एंड पहले 6 माह में हो रहा है या आखिरी 6 माह में हो रहा है। अगर पहले 6 माह में हो रहा है तो गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, और अगर आपका ईयर एंड आखिरी 6 माह में हो रहा है तो रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। अब बात समझिए, मिस्टर ए, हाँ ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की बात करता हूं। ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की इधर कंपनी है, उसका ईयर एंड है 31 मार्च, पहले 6 माह या आखिरी 6 माह? पहले 6 माह 31 दिसंबर। बी लिमिटेड है, उसका ईयर एंड 31 दिसंबर है, इसकी रिटर्न जमा कराने की तारीख क्या है? सर कंपनी है ना, आखिरी 6 माह तो क्या होगी सर? ईयर एंड के इमीडिएटली बाद जो 30 सितंबर आई है, ईयर एंड के इमीडिएटली बाद जो 30 सितंबर आई है। पहला केस देखो, ए लिमिटेड था, पहले 6 माह थे, ईयर एंड तो 31 दिसंबर। बी लिमिटेड था, आखिरी 6 माह थे, ईयर एंड तो 30 सितंबर। सी लिमिटेड था, ईयर एंड 30 सितंबर था, तो ये रिटर्न कब तक जमा कराएगा? आखिरी 6 माह में फॉल कर रहा है ना, आखिरी 6 माह में तो पड़ा है 30 सितंबर। लो सर 30 सितंबर 2023 है, इसके बाद 30 सितंबर कब आना है? 2024। यार मेरी बात पिक कर ली है, असल गेम इसमें ये है, इंडिविजुअल और एओपी का नॉर्मल टैक्स ईयर हो, स्पेशल टैक्स ईयर हो, जो भी हो, रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? 30 सितंबर। कंपनी के केस में पहले 6 माह है तो 31 दिसंबर, आखिरी 6 माह है तो 30 सितंबर। साल खत्म होने के इमीडिएटली बाद जो 30 सितंबर आ रहा है। सर जी डेट तो ये है, क्या इस डेट में कोई तोसी हो सकती है? क्या इस डेट में कोई एक्सटेंशन मिल सकती है? यूनिट नंबर 8 वो कहते हैं हाँ जी, क्या करें? कमिश्नर को दरखास्त दें, एक्सटेंशन दे देगा। कमिश्नर देखेगा क्या जेन्युइन रीजन है, पाकिस्तान से बाहर थे, बीमार थे, क्या वजह थी। अगर उसे जेन्युइन वजह लगी तो वो आपको एक्सटेंशन दे देगा। कितने दिनों की? 15 दिनों की। अगर आपको कमिश्नर ने ना कर दी तो किसके पास जाए? चीफ कमिश्नर के पास, वो एक्सटेंशन दे सकता है। हाँ जी, कितने दिनों की? 30 दिनों की, ओ सॉरी 15 दिनों की। कमिश्नर भी 15 दिन की, चीफ कमिश्नर 15। अगर आपको कमिश्नर ने एक्सटेंशन दे दिया, आपको मजीद एक्सटेंशन चाहिए, किसके पास जाए? चीफ कमिश्नर के पास। एक्सटेंशन मिल जाएगी? हाँ जी, कितने दिनों की? 15 दिन की। तो भाई कमिश्नर एक्सटेंशन दे दे 15 दिन की तो अच्छा, ना दे तो भी चीफ कमिश्नर के पास जाए, और कमिश्नर एक्सटेंशन दे दे और आपको मजीद एक्सटेंशन चाहिए और फिर भी चीफ कमिश्नर के पास जाए जो मजीद 15 दिन की एक्सटेंशन दे देगा। अच्छा जी, अगली बात, सर जी एक बंदा कारोबार वाइंड अप कर रहा है, एक बंदा कारोबार वाइंड अप कर रहा है, क्या इसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? हाँ जी, इसको क्या करना चाहिए? कारोबार डिसकंटिन्यू करने के 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को बताया कि जनाब मैं कारोबार खत्म कर रहा हूं, कमिश्नर को नोटिस दे। और फिर कमिश्नर उसको कहेगा फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर से टिल द डेट ऑफ कॉन्टिन्यूस अपनी रिटर्न जमा कराओ। एक केस ये। केस नंबर 2, एक बंदे ने कारोबार बंद किया, कमिश्नर को नहीं बताया, चुप कर गया, कमिश्नर को पता चल गया, कमिश्नर उसको नोटिस देगा और कहेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूस तुम अपनी रिटर्न जमा करवाओ, और इस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। ये रिटर्न जो डिसकंटिन्यू करने पर जमा करवाई जाएगी, इसको भी एक रेगुलर नॉर्मल रिटर्न समझा जाएगा, गर्चे ये 12 माह की नहीं होगी, कम पीरियड की होगी, ठीक हो गया। इसको नॉर्मल रिटर्न समझा जाएगा और इसको वैसे फाइनल रिटर्न कहा जाता है। इसको कौन सी रिटर्न कहा जाता है? फाइनल रिटर्न कहा। सर जी एक कमाल की बात यह है कि आप चैप्टर नंबर 14 पूरा कवर कर चुके हैं, सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाली बात रहेगी, फॉरेन इनकम और एसेट वाली बात रहेगी। बिल्कुल हलवा चैप्टर है, हलवा। बच्चे छोड़ देते हैं, वो सही से इसको डील नहीं करते इस चैप्टर को। सर जी
फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट किसने जमा करानी है? हर वो बंदा जिसकी फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट है। कितने फॉरेन इनकम है तो $1,00,000, फॉरेन इनकम कितनी हो $10,000 के उससे ज्यादा हो, $10,000 या उससे ज्यादा हो, और फॉरेन एसेट है तो $1,00,000 या उससे ज्यादा हो, तो इन्होंने फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी है। इसके अंदर क्या क्या होता है? फॉरेन इनकम, फॉरेन एक्सपेंस, फॉरेन एसेट, फॉरेन लाइबिलिटीज। फॉरेन एसेट किसी को ट्रांसफर किए तो उसकी डिटेल, फॉरेन एसेट कितने का बेचा उसकी डिटेल, फॉरेन एसेट कितने का खरीदा उसकी डिटेल, फाइनली फॉरेन एसेट अब बकाया कितने रह गए उसकी डिटेल, फॉरेन एसेट, फॉरेन लाइबिलिटी, फॉरेन एसेट ट्रांसफर उसकी कंसिडरेशन, और फॉरेन इनकम, फॉरेन एक्सपेंसेस। और कोई भी बंदा जिसके बाद में कमिश्नर को लगता है कि इसको फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी चाहिए थी, कमिश्नर इसको नोटिस देगा, कहेगा तुम भी फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा कराओ, तो वो बंदा भी कराएगा। क्लियर होगी बात? चैप्टर सिर्फ आखिरी बात रहेगी, वो सुने और गेम ओवर। सर वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? जब भी आप वेल्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दो स्टेटमेंट्स हैं, एक वेल्थ स्टेटमेंट और एक वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज वेल्थ स्टेटमेंट? इसमें एसेट्स ईयर एंड पर कितने थे, लायबिलिटीज ईयर एंड पर कितनी थी, और टोटल एसेट्स ईयर एंड। यार बैलेंस शीट बनाई है कभी? सारे एसेट्स लिख दें, उसमें से लायबिलिटीज को लेस कर दे तो ये नेट एसेट्स आ जाएगा। नेट एसेट को ही वेल्थ कहते हैं ईयर एंड पर। ये बैलेंस शीट है, सिंपल बैलेंस शीट। एसेट्स लायबिलिटीज लेस करें, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या है? पिछले साल की वेल्थ निकाली, इस साल की इनकम ऐड की, इस साल के एक्सपेंसेस लेस किए, तो इस साल की क्लोजिंग वेल्थ आ गई। तो यार मुश्किल तो नहीं है। वेल्थ, क्लोजिंग वेल्थ यहां पर भी आनी है, क्लोजिंग वेल्थ यहां पर भी आनी है, और ये दोनों वेल्थ आपस में क्या होनी चाहिए? टैली होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। सर 14th चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, समझ से करेंगे तो ये हलवा है सर। इस तरह से ये चैप्टर कवर करना है। मैंने आपको 15 मिनट में ये चैप्टर करवाया, और मजे की बात है कोई बात छोड़ी नहीं है, सारी बातें बताई। जी भाई जी, कंपनी के केस में ड्यू डेट क्या होती है? कंपनी के केस में पहले ये देखना पड़ता है कि कंपनी का ईयर एंड क्या है। अगर ईयर एंड पहले 6 माह है तो ड्यू डेट 31 दिसंबर है। उसी सर ड्यू डेट ईयर एंड होने के इमीडिएटली बाद जो भी वो टाइम आता है वो होती है। सर जी अगर पहले 6 माह है तो उसी साल में ही 31 दिसंबर उसके बाद ही आएगा ना, ठीक है। और अगर कंपनी का ईयर एंड आखिरी 6 माह है तो 30 सितंबर, ईयर एंड के इमीडिएटली बाद 30 सितंबर जब भी आएगा वो उसकी ड्यू डेट होगी। नहीं, ईयर एंड के बाद जब आएगा, एक कंपनी है उसकी ईयर एंड होता है 31 जुलाई 2016 को, उसकी ड्यू डेट क्या होगी? 30 सितंबर 2016। यार उसके बाद जब भी आएगा 30 सितंबर। ठीक हो गया सर जी? जी सर, डन हो गई बात। लो सर, दिस वाज चैप्टर नंबर 14। लो सर, मैं अब अगली बात करने लगा। चैप्टर 15 आसान चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, तरीके से करना। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट रिटर्न जमा कर होने के बाद का अगला स्टेप है जिसमें चेकिंग हो रही है। रिटर्न जमा कराना टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है और उसको असेस करना या चेक करना कमिश्नर की जिम्मेदारी है। जिस वक्त टैक्स पेयर रिटर्न फाइल कर देता है, समझा जाएगा कमिश्नर ने उसी वक्त ही उस रिटर्न को चेक करके जमा कर लिया है। कमिश्नर का चेक करके जमा करना, इसको कहते हैं, समझा जाएगा कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया है कि ठीक है तुम्हारी इतनी।
हाँ तुम्हारी इतनी लाइबिलिटी बनती है और तुम्हारी इतनी टैक्सेबल इनकम बनती है। गल की है, मैंने बताया मेरी इनकम 1 लाख है, उस पर टैक्स 100 रुपये है। कमिश्नर कहता है हाँ तुम्हारा 1 लाख इनकम है और 10 रुपये टैक्स है, ठीक है। ये जो कमिश्नर ने कहा कि हाँ इतना ही है, इसका मतलब है कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। नॉर्मली मैंने रिटर्न फाइल की, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दिया। जिस दिन मैंने रिटर्न फाइल की समझा जाएगा उसी दिन कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दे दिया है। दिस इज नॉर्मल असेसमेंट। क्या कमिश्नर के पास पावर है कि वो एकदम चौकस होकर ध्यान से मेरी रिटर्न चेक करने लग जाए? बिल्कुल है। कमिश्नर के पास पावर है कि वो उस रिटर्न का क्या करे, ऑडिट करे। ऑडिट का क्या मतलब है, डिटेल्स उसको देखे। कमिश्नर पावरफुल आदमी है भाई, कर सकता है। नॉर्मल असेसमेंट यही है। अब आ गई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट में क्या था, कमिश्नर ने मुझे कहा डॉक्यूमेंट दो, कमिश्नर ने मुझे कहा सबूत लाओ, कमिश्नर ने मुझे कहा रिटर्न जमा कराओ, कमिश्नर ने मुझे कहा वेल्थ स्टेटमेंट बनाओ, कमिश्नर ने मुझे कहा फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट बनाओ। मैंने उसका कहना नहीं माना। अब कमिश्नर को बुरा लगा। कमिश्नर ने कहा तुम्हें मैंने जो काम कहे थे तुमने वो नहीं किए। अब जितनी मेरे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इस बेस पर मैं अंदाजा लगाऊंगा कि तुम्हारी कितनी इनकम होगी। जजमेंट, अंदाजा लगाऊंगा कि तुम्हारी इनकम कितनी होगी, उस बेस पर तुम रिटर्न फाइल करना, उस बेस पर मैं तुम्हें असेसमेंट ऑर्डर दूंगा। अब यहां पर नॉर्मल वाला मामला नहीं है। नॉर्मल वाला मामला क्या था, मैंने रिटर्न जमा कराई, समझा जाएगा, कमिश्नर ने भी कहा हाँ इतने ही बनते हैं। अब बेस्ट जजमेंट, अब समझा समझा कोई नहीं। अब कमिश्नर साहब को जो जजमेंट के मुताबिक जितनी इनकम थी वो बताएंगे। अब असेसमेंट ऑर्डर मुझे देके तुम्हारी इतनी इनकम बनती है और उस पर इतना टैक्स बनता है, तुम इतना टैक्स पहले जमा करा चुके हो, इतना टैक्स अब और जमा कराना है। अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई तो इस ऑर्डर के खिलाफ तुम फलां फलां जगह पर फलां तरीके से फलां वक्त तक अपील कर सकते हो। ये बेस्ट जजमेंट है। सर मेरा पॉइंट समझ आया है जी? सर वो पहले बताया था मैं बेस्ट जजमेंट करने लगा हूं। सर उसने तो आपको कहा था रिटर्न जमा कराओ, उसने तो आपको कहा था वेल्थ स्टेटमेंट दो, उसने तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे थे, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। उसने तो मजबूरन फिर बेस्ट जजमेंट की है। ठीक है, बताएगा कि वो आपसे पहले डॉक्यूमेंट देगा, आप नहीं देंगे तो फिर बेस्ट जजमेंट कर देगा। ठीक हो गया। प्रोविजनल असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट एक ऐसी पोजीशन पे आप आ गए हैं कि जब नैब ने वो सारे बल्कि नैब ने कहा कि जी ये बंदा तो 2 नंबरी कर रहा है और नैब ने उसके डॉक्यूमेंट, उसके एसेट सीज करनी है। अब आपके पास उसकी एसेट मौजूद नहीं है। आप एज ए टैक्स पर्सनल या टैक्स ऑफिसर आपके पास वो इंफॉर्मेशन भी मौजूद नहीं है जिस बेस पर आप अंदाजा लगा सकेंगे कितना टैक्स बनता है। जजमेंट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? सर वो इंफॉर्मेशन नैब की तहवील में है। इस केस में चूंकि वो इंफॉर्मेशन नैब के पास है, अब आप क्या करेंगे? अब आप मजबूर हैं। अब वो इंफॉर्मेशन नैब के पास है, अब आप आर्जी तौर पे एक असेसमेंट बना देंगे। अच्छा इसने फलां टाइम पे ये जो है वो फॉर्च्यूनर खरीदी थी या फलां टाइम पे इसने V8 खरीदी थी, ये उस वक्त 4 करोड़ की थी, इसका मतलब है उस साल में इसने 4 करोड़ रुपए कमाए होंगे। आर्जी तौर पे आप उसकी इनकम में 4 करोड़ ऐड करके उस पर जितना टैक्स बन रहा होगा वो निकाल के कहेंगे जी ये है प्रोविजनल असेसमेंट। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन फिर क्लियर हो जाएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप उस प्रोविजनल असेसमेंट को खत्म करके अमेंडेड असेसमेंट बना दो। यार मेरा पॉइंट समझ गए हो? सर ये 3 है। पहला नॉर्मल चल रहा था, सादा काम, रिटर्न फाइल की, असेसमेंट ऑर्डर दे दी, खत्म। दूसरा उसने आपको कहा रिटर्न फाइल करो, यहाँ रिटर्न फाइल कर दी हुई तो इन्फॉर्मेशन दो, आपने इन्फॉर्मेशन ना दी, उसने अंदाजा लगाया, ये बेस्ट जजमेंट है। तीसरा आप
उसकी उसकी उसके उसकी इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई, पता चला कि इसने टैक्स चोरी के पैसों से एसेट खरीदे हुए हैं, आपके पास ये इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन आपको भी ये नहीं पता कि उसकी एक्चुअल में कितनी इनकम थी, और आपके पास कोई जजमेंट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन भी मौजूद, आर्जी तौर पे आपने क्या कर दिया, असेसमेंट बना दी कि भाई जब बाद में इंफॉर्मेशन पूरी आएगी तब हम इस प्रोविजनल या आर्जी असेसमेंट को क्या कर देंगे। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, डाउट में है कि पता नहीं डेट डाउटफुल है कि डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर पक्का मिलना है तो भी प्रोविजन नहीं बनती, और अगर पक्का नहीं मिलना तो भी बैड डेट है प्रोविजन में। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये आर्जी होता है। ये सेम गोज विद दिस प्रोविजनल असेसमेंट, ये आर्जी होती है। जैसे इंफॉर्मेशन उसके पास आती है, बात पक्की हो जाती है, तो प्रोविजनल असेसमेंट को खत्म करके फिर अमेंडेड असेसमेंट बना देते हैं। ये 3 बातें आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली, और बेस्ट जजमेंट की भी, प्रोविजनल असेसमेंट की भी। सर ए और बी 2 भाई थे, ए का बेटा था बी और एक ए का बेटा था सी। ए के पास प्लाजा था, प्लाजे की इनकम आ रही थी, इनकम का किराया आ रहा था। ए फौत हो गया, बी कहता है मेरे अब्बू थे मेरा प्लाजा है, सी कहता है मेरे अब्बू थे मेरा प्लाजा है। दोनों के दरमियान में डिस्प्यूट चल रहा है, मामला अदालत में चला गया। अब सवाल ये है, ये जो किराया ये किसकी इनकम में शामिल करके टैक्स करें? नहीं सर जी, ये फैसला अदालत करेगी। अदालत जब ये फैसला सुना देगी तो उसके बाद उस बंदे की इनकम में वो शामिल करके उस पर टैक्स किया जाएगा। जिस साल अदालत फैसला सुनाएगी वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर दे दिया जाएगा कि किस बंदे की इनकम पे टैक्स लगना था। एविडेंस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का सबूत क्या है? असेसमेंट ऑर्डर आ गया, इसका क्या सर? असेसमेंट ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट का होना, या आपके पास एक रिसीविंग का होना, इंफॉर्मेशन का होना, ईमेल का होना कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई है, इस बात की कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई और आपकी जो लीगल जिम्मेदारी थी वो आपने अदा कर दी है। सर इसी असेसमेंट ऑर्डर में अगर कोई जाहिर फॉर्म की गलती हो, जाहिर की गलती हो, तो ये असेसमेंट ऑर्डर वैलिड समझा जाएगा, इनवैलिड नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसी असेसमेंट ऑर्डर में अगर कोई सब्सटेंस की गलती हो, कोई टेक्निकल गलती हो, कोई लीगल गलती हो, तो इस असेसमेंट ऑर्डर को वॉइड और गलत समझा जाएगा और उसको वैलिड नहीं समझा जाएगा। सर ये बात उसने कर दी। सर रिटर्न रिवाइज हो सकती है तो असेसमेंट भी अमेंड हो सकती है। अब एक तो नॉर्मल तरीका था, अभी मैंने बताया, आपने रिटर्न फाइल की, समझा जाएगा कमिश्नर उसको चेक कर लिया और असेसमेंट ऑर्डर दे दिया। आपने रिटर्न रिवाइज की, समझा जाएगा कमिश्नर ने भी असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर दिया है। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन कमिश्नर के पास पावर है, वो किसी वक्त भी रिटर्न को क्या कर सकता है? चेक कर सकता है, और उसके बाद उसे कह सकता है कि ये जो तुम्हारी असेसमेंट ऑर्डर था इसको तब्दील कर दिया गया और असेसमेंट को अमेंड कर दिया गया। ठीक हो गया? तो असेसमेंट को अमेंड किया जा सकता है कितनी बार? कमिश्नर कहता है जितनी बार चाहे हम असेसमेंट को अमेंड कर सकते हैं। कब तक? हाँ, कब तक की लिमिट है? वो कहता है जिस साल आपने रिटर्न फाइल की और ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर दिया, वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर। यानी सर जी 2015 में, अब सुनना, हाँ, आपका साल था 1 साल 2014 और ये खत्म हुआ 30/6/2015 में। इसकी रिटर्न फाइल की 30/9/2015 में। जब इसकी रिटर्न फाइल की, जिस साल रिटर्न फाइल की, वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर ये रिटर्न फाइल के, जब रिटर्न फाइल की समझा जाएगा असेसमेंट ऑर्डर मिल गया। तो जब असेसमेंट ऑर्डर मिला वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर 30/9/2015, यानी साल बनेगा 2016, प्लस इसमें 5 साल करेंगे तो ये बनेगा 2021।
पहला। दूसरी बात, उसने कहा असेसमेंट ऑफ अमेंडमेंट कब हो सकती है? जिस साल ओरिजिनल असेसमेंट हुई थी वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर। दूसरा, जिस साल पिछली बार अमेंडेड असेसमेंट हुई थी, जिस साल अमेंडेड असेसमेंट हुई थी वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर, विच एवर इज लेटर। अब देखो 2016 को तो 5 साल करके उसने 2021 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम असेसमेंट अमेंड हुई थी 1/9/2018 में, तो भाई ये साल कौन सा बना? 1/9/2018 कौन सा साल बना? टैक्स ईयर 2019। इसके 1 साल के अंदर अंदर टैक्स ईयर 2020। तो पहले ये रेड वाला पॉइंट देखो, पहले रेड में ये बात कह रहे, रेड में नॉर्मल बात कह रहे, ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर हुआ है 2016 में, उसके 5 साल के अंदर यानी 2021। और अब पर्पल देखो, असेसमेंट अमेंड हुई है 1/9/2018 में, तो साल बन रहा है ये 2019 का। जिस साल अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर है वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर यानी टैक्स ईयर 2020। अब इधर 2020 है, इधर 2021 है, विच एवर इज लेटर। और सर समझ आ रही है? विच एवर इज लेटर, ये सर बात है। लेकिन अब अगली बात ये पास पेपर में 1-2 बार आया है, विच एवर इज लेटर वाली बात, ये फर्दर असेसमेंट में मैंने आपको ये बता दी। सर असेसमेंट, अगला पॉइंट, असेसमेंट सिर्फ तब अमेंड होती है जब आपके पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। असेसमेंट सिर्फ तब अमेंड होती है जब आपके पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो, वाकई पक्की इंफॉर्मेशन हो कि इस बंदे ने टैक्स चोरी किया है, या इस बंदे ने अपनी इनकम कम लिखी है, या इस बंदे ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा के लिखे हैं, या इस बंदे ने अपना टैक्स कम किया है, या इसने अपनी रिफंड बढ़ा दिया है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है? आपके हाथ कोई डॉक्यूमेंट आ गया, आपके हाथ कोई सबूत आ गया, आपके पास कोई गवाह आ गया जिस बेस पर आप इतने श्योर हैं कि जनाब इस बंदे ने 2 नंबरी की है। सर अगर डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना हो तो आप असेसमेंट को अमेंड नहीं करते। जब आपके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन आ गई आप असेसमेंट को अमेंड कर देंगे, और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर किसको दे देंगे? टैक्स पेयर को दे देंगे। सर जब टैक्स पेयर को असेसमेंट ऑर्डर देंगे उसमें क्या लिखा होगा? आपका टैक्सेबल इनकम कितनी थी, टैक्स कितना था, पहले टैक्स पे कितना किया, और आप इस ऑर्डर के खिलाफ आप कब कहां अपील कर सकते हैं। आखिरी बात, असेसमेंट ऑर्डर अमेंड सिर्फ तब होना है जब आपके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी, और जब असेसमेंट की अमेंडमेंट की वजह से टैक्स वालों को फ़ायदा हो रहा होगा, यानी लायबिलिटी बढ़ रही होगी या रिफंड कम हो रहा होगा, वरना आपने असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड नहीं करना। अच्छा जनाब, ये जो मैंने आपको 2 एरियाज कराए इस चैप्टर के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट एक सबसे पहला एरिया, असेसमेंट की टाइप्स नॉर्मल, बेस्ट जजमेंट और प्रोविजनल। दूसरा अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। ये 2 एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। अगली बात आ गई एग्रीड असेसमेंट। सर जी ऐसा हो जाता है कि टैक्स पेयर आप लोगों को कोई ऑफर दे देता है, टैक्स वालों को, इतने पैसे दूं मामला खत्म करो। वो सर समझ आ रही है? अगर इस तरह का कुछ हो जाए तो क्या होगा? सर एक कमेटी बैठ जाती है, वो कमेटी बाकायदा देखती है किसका टैक्स बनता कितना है, ये हमें ऑफर कितनी करा रहा है, क्या हमें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या नहीं। कमेटी उसके जवाब में उसकी ऑफर को कम्युनिकेट करती है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर कमेटी उसकी ऑफर्ड बात को एक्सेप्ट कर ले तो ये एग्रीड असेसमेंट है, वो फिर उतने पैसे जमा करा दे, और फिर जो उसकी लायबिलिटीज, जो उसकी पेनल्टी, जो उसके ड्यूज थे, सारे क्लियर। सर समझ आ रही है? असल में इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहले ये बातें अंडर द टेबल होती थी। उन्होंने कहा कि यार
कोई बंदा जो रिश्वत ले रहा है, हुकूमत के खाते में ये वाले पैसे जाएं, सर समझ आ रही है? तो वो अगर बहुत ज्यादा बहस हो मुबाइसे की बजाय वो कहते हैं नहीं जी आप कह रहे हैं 77 करोड़, मैं आपको 70 करोड़ दूं, तो वो कहते हैं चलो जी 70 करोड़ रुपया दो। कमेटी बैठी, कमेटी ने सोचा, सोच विचार करके कहा चलो ठीक है 70 करोड़ दो। 70 करोड़ हुकूमत के खाते में आए, वो बंदा भी क्लियर, ये भी क्लियर। जब टैक्स पे डिपॉजिट करा देगा अपना और ये सब कुछ, तो फिर इस जो डील हुई है उसके मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर बन जाएगा। और टैक्स पेयर जब ये वाली बात होगी तो टैक्स पेयर पहले ये काम करेगा कि ठीक है मैं अब आपकी ये जो फाइनल हमारी बात हुई है इसके खिलाफ कहीं अपील दायर नहीं करूंगा। ये एग्रीड असेसमेंट होती है, कोई प्रोसीडिंग उसके खिलाफ भी नहीं होगी। मामला कंसेंसस हो गया है, डिसीजन ऑफ द कमेटी से सेटिस्फाइड कमिश्नर भी होता है और कमेटी जो है वो किसी नतीजे तक पहुंच जाती है और उतने पैसे ले लिए जाते हैं। अगर किसी कंसेंसस तक ना पहुंच पाए कमेटी तो कोई बात नहीं, जहां से मामला चला था वहीं पे वापस आ जाता है। कमिश्नर ने असेसमेंट को अमेंड किया था ना, जिसके जवाब में टैक्स पेयर ने ऑफर दी थी, जिसके जवाब में कमेटी बनी थी। कमेटी को जो ऑफर मिली वो पसंद नहीं है, कमेटी ने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होना। अब वापस वही कमिश्नर और वो टैक्स पेयर वापस आपस में लड़ते रहेंगे या वो अपील की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये एक पॉइंट है कि कमेटी में शामिल कौन होगा? चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। और ये एग्रीड असेसमेंट आज तक कभी टेस्ट हुआ नहीं है और ये दो तीन अटेम्प्ट्स पहले ही आया था पेपर में। तो मैं इसको एक ऐसा सवाल समझता हूं जो पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा एरिया है जिसको टेस्ट किया जा सकता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से क्या मुराद है? सबूत। सबूत कौन से? जो आपने अपने पास महफूज रखने हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, आपने जो रिटर्न जमा कराई होती सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं एफबीआर को देने होते, वो अपने पास रखने होते सबूत के तौर पे। कल को एफबीआर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे तो आपने प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, एफबीआर मुझे कहते हैं तुमने शौकत खानम को डोनेशन दी थी, तुमने टैक्स क्रेडिट लिया, दिखाओ शौकत खानम की स्लिप। अगर मैं कहता हूं कि वो तो गुम गई है तो टैक्स वाले फिर वो मुझे वो वाला टैक्स क्रेडिट डलाओ। सर जी मेरी बात समझ आ रही? भाई इसका मतलब है मैंने वो सबूत अपने पास महफूज रखने। कितने अरसे के लिए? 6 साल के लिए। कहां पे? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा तो अपने घर पे, या घर के अलावा कहीं और रख रहा हूं तो मैं अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करूंगा कि मेरे सारे सबूत और मेरे सारे क्वाइफ रिटर्न के कहां पर मौजूद है? फलां दफ्तर में या फलां जगह पर मौजूद है। सर 6 साल के लिए अपने पास सबूत रखने हैं। अगली बात एक और बताऊं, अगर मेरा केस अदालत में, अगर मेरा केस की कार्रवाई चल रही है किसी ट्रिब्यूनल में, तो याद रखिएगा जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केस, तब तक मैंने वो रिकॉर्ड संभाल के रखना है। यानी अभी केस चल रहा था, 6 साल पूरे हो गए, मैंने वो सारा रिकॉर्ड ही जला दिया। उन्होंने कहा भाई रिकॉर्ड, मैंने कहा 6 साल तक रखना था। उन्होंने कहा नहीं भाईजान, अगर कार्रवाई चल रही तो जब तक कार्रवाई खत्म नहीं होती तब तक आपने रिकॉर्ड रखना चाहिए। केस 100 साल तक चलता रहे। सर समझ आ रही है? तो भाई ये रिकॉर्ड की स्टोरी है। अब रिकॉर्ड किस चीज का रखना है? सर सैलरीड बंदे के पास क्या रिकॉर्ड होना चाहिए? सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट। ये मेजर 2-3 चीजें जो सबूत उसके पास होनी चाहिए। अगर आपकी जगह, आपने जगह किराए पे दी है तो कौन सा रिकॉर्ड रखना है? किराएदारी का माहिदा, प्रॉपर्टी के हवाले से जो खर्चे में उनके सबूत। ठीक हो गया? आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें वो किराया आ रहा है, सर ये सबूत प्रॉपर्टी के हवाले से। अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन, तो शेयर कितने का बेचा उसका सबूत, शेयर कितने का खरीदा उसका सबूत, टैक्स कितना कटा, कमीशन चार्जेस कितने थे उसका सबूत, बैंक स्टेटमेंट। सीधी सीधी बातें हैं ना, सबूत रखने हैं। फिगर लिख रहे हो, बैक एंड में सबूत चाहिए यार। मतलब आप अगर 2-4 बार पकड़े गए घर के सौदे से पैसे खाते हुए, तो फिर घर वाले आपको कुछ ना भी कहे तो इतना कहते हो बेटे वो बिल लेते आना जरा। अब वो बिल जो है वो सबूत होता है।
ठीक हो गया। तो भाई ये बिल जो है ये सबूत होता है। ये जिस तरह आप एफबीआर को कह रहे हैं कि मेरी इतनी इनकम, इतने खर्चे, ये सब कुछ है, तो उसके एंड पे सबूत आपके पास क्या मौजूद होता है? अब बिल आप अपनी जेब में रखते हैं, अगर घर वालों ने कहा तो झट से दिखा देंगे, अगर घर वालों ने ना कहा तो बस ठीक है, शुक्र है। सर समझ आ रही है? तो जनाब ये सबूत आपने अपने पास भी रखने हैं। यहां तक तो मामला सीधा सीधा था, हल्के हल्के सबूत है। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करूं तो डिविडेंड है, उसका डिविडेंड वारंट सबूत होता है। प्रॉफिट ऑन डेट है, बैंक में आता है, बैंक स्टेटमेंट सबूत होता है। सर समझ आ रही है? और इसके अलावा किराएदारी का मुआहिदा किया हुआ है, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी विद बिल्डिंग का मुआहिदा किया हुआ तो उसके एग्रीमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट होती है, ये सबूत होते हैं। हाँ, यहाँ तक सबूत बहुत लिमिटेड है, 2-3-4 आइटम्स हैं। बैंक स्टेटमेंट मेजर आइटम है, और एविडेंस ऑफ रिसीट है, एविडेंस ऑफ पेमेंट है, एविडेंस ऑफ इनकम है, एविडेंस ऑफ एक्सपेंस है। लेकिन जब आप आए थे ना बिजनेस पे, तो जरा अब ज्यादा चीजें हैं। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि एसबीआई है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं। वैसे ही मैं असल में चाह रहा हूं कि आपका दिमाग जरा खुले। सर बिजली का बिल होना चाहिए, मुलाजमों की जो लेबर सैलरी है, सैलरी शीट्स होनी चाहिए। सर जी जो चीज़ें परचेज की हैं उनका सबूत, जो पेमेंट्स किए उसका सबूत, जो सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी है उनका सबूत, जो सैलरी स्टाफ को दी है उसका सबूत, जो बिजली पानी गैस टेलीफोन ये जगह किराए की है, किरायानामा, कॉन्ट्रैक्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो किया उसका सबूत, रोज का कोई मेहमान आ रहा है, कोई एंटरटेनमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है, उसका सबूत। ये तो काफी लंबे चौड़े सबूत नहीं हो जाएंगे? हाँ जी, काफी लंबे चौड़े सबूत चाहिए होते हैं। हर चीज जो आप सामने कह रहे हैं इतने एक्सपेंस हुए हैं, बैक एंड पर उसका सबूत चाहिए होगा आपको। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का सबूत, इनकम है तो इनकम का सबूत। सर समझ आ रही है? तो भाई सबूत चाहिए। ये सर्विस सेक्टर। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग कंपनी की, तो इन्वेंट्री का स्टॉक रखना चाहिए उसको। इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेजेस कितनी थी, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, सबूत चाहिए ना, सबूत भी चाहिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इदारा है तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का अलहदा, वर्क इन प्रोग्रेस का अलहदा, क्लोजिंग का अलहदा, प्लांट एंड मशीनरी की अलहदा रसीदें, उसके डेप्रिसिएशन का अलहदा हिसाब, पूरा जनरल लेजर, पूरे डबल एंट्री अकाउंट्स आपको सबूत के तौर पे चाहिए होते हैं। सर समझ आ रही है? ये बुनियादी तौर पे ये चीजें हैं। अच्छा मैं आपको एक टिप बताने लगा, 1 मिनट बस, एक मैं छोटी सी टिप बताने लगा हूं आपको। सर इसको याद कैसे करना, खास तौर पे बच्चे आके फंसते हैं इस एरिया में जहां पर वो कहता है रिकॉर्ड, और ये देखो कितनी लंबी चौड़ी लिस्टें दे देगा। ये देखो 5 लाख तक के, 5 लाख से ऊपर तक के, और अगर प्रैक्टिशनर है उसके, और फिर उसके अलावा मैन्युफैक्चरर के। ठीक हो गया? अब इसका आसान हल, सर मैक्सिमम चीजें रिपीट हो रही हैं, मैक्सिमम चीजें रिपीट हो रही हैं। आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सर ज्यादातर, सर जी कितने इनकम आई, कितने पैसे आए और कितने गए, कितनी सेल्स हुई और सेल की रसीदें, एसेट्स, लायबिलिटीज, सर जो कॉस्ट है उसकी डिटेल, उसके खाते, सर बुक्स, सारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको मेंटेन करना। ये सारी चीजें इसने यहाँ पर लिखी, और जैसे ही आप आगे आए फिर दोबारा डेट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे हर स्टेप पर एक एक दो दो चीजें नहीं है, बाकी रिपीट हो रही है। आपने करना क्या है, एक हाइलाइटर पकड़ लेना है, रिपीट होने वाली चीज को हाईलाइट नहीं करना, नई नई चीजों को हाईलाइट करना। ये वाला फॉर्मूला मैं पहले 2 अटेम्प्ट्स पहले बच्चों को बताया। पास पेपर में सवाल क्या आया, पास पेपर में सवाल आया 5 लाख से ऊपर वाले जो होलसेलर है उसको कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, इसकी डिटेल बताएं। 3 नंबर का सवाल। और मजे की बात, वो कहता है 5 लाख से नीचे वाला जो रिकॉर्ड है वो ना बताएं।
यानी 5 लाख से नीचे वाली होलसेलर की जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है वो एडिशनल, जो 5 लाख से ऊपर वाले की एडिशनल है, सिर्फ वो बताएं। वो सारा वही लिखना था जो मैंने हाईलाइट कराया हुआ था। समझ आ रही? सर याद होना चाहिए। आप एक बार तरतीब से उसको पढ़ के याद करने लगेंगे, दिक्कत नहीं होगी। रिकॉर्ड है, आपको इनवॉइसेस का रिकॉर्ड चाहिए, आपको जितनी क्वांटिटी बेची, जितने की बेची, उसका रिकॉर्ड चाहिए। आप कहते हैं छोटे छोटे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वो कहता है 100 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन है तो एक कैश मेमो बनाकर उसको रिकॉर्ड कर लें। इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना है, सैलरी शीट्स का रिकॉर्ड रखना है, खर्चों का रिकॉर्ड रखना है, बिल्स का रिकॉर्ड रखना है, प्रेमिसेस जो है उसको वो किस तरह है उसका रिकॉर्ड रखना है, परचेजेस एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना है, डेली रिसीट है, डेली पेमेंट है, हर चीज का रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है। 10,000 से ऊपर की जो भी सिंगल ट्रांजैक्शन जाएगी उसका रिकॉर्ड रखेंगे, नेम एड्रेस ऑफ द कस्टमर भी रखेंगे। और सर समझ आ रहा है? तो ये सारा रिकॉर्ड है, इसको इस तरतीब से याद करेंगे। सर जी अगली जो बात है ऑडिट है। अच्छा मैं आपको बताता चलूं, एक तरफ है रिकॉर्ड और एक तरफ है ऑडिट। ये दो अलहदा, यानी वो जब आपके उसकी बात करते हैं ना, हम लोग तो जनरली चैप्टर वाइज चीजों को सोच रहे हैं 15वें चैप्टर में यही है, लेकिन नहीं, टॉपिक वाइज देखेंगे तो कभी वो पूछता है रिकॉर्ड, कभी वो पूछता है ऑडिट, कभी वो पूछता है असेसमेंट, कभी वो पूछता है रिटर्न। तो रिटर्न को तो हमने एक अलहदा खास खाना दिया होता है अपने दिल में, चूंकि ये अलहदा चैप्टर है, और असेसमेंट रिकॉर्ड ऑडिट को एक ही खाना दिया होता है, हालांकि ये भी अलग अलग एरिया है। सर समझ आ रही लॉजिकली आपको? तो भाई रिकॉर्ड अलहदा है, ऑडिट अलहदा है, और इसको अलहदा अलहदा तैयार करना है। सर ऑडिट की बात करने लगा हूं। कमिश्नर रिकॉर्ड कॉल कर सकता है, करेगा ऑडिट का। असल में कमिश्नर पावरफुल इंसान है ना, वो किसी भी बंदे को कह सकता है कि इसकी फाइल लेके आओ, उसकी फाइल मंगवाएगा, उसको चेक करेगा, उसको चेक करने के बाद जब थॉरो स्क्रूटनी करेगा तो उसके बाद आखिर उसमें से कोई नतीजा निकालेगा कि इसने क्या क्या गलती निकाली है, उसकी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के उस बंदे को देगा, और उस बंदे देगा तुम उसको शो कॉज नोटिस देगा कि भाई तुमने ये चीजें क्यों शो नहीं की, इसकी वजह बताओ। शो कॉज, शो दिखाओ, कॉज वजह, क्या वजह थी कि तुमने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये शो कॉज नोटिस ऑडिट के नतीजे में दिया जाता है। सर समझ आ रही है? तो शो कॉज नोटिस ऑडिट के नतीजे में दिया जाता है। और फिर वो कहते हैं जी कमिश्नर के पास पावर है कि वो 6 साल के अंदर किसी भी इदारे का ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन 6 साल के बाद वो किसी इदारे का ऑडिट नहीं कर सकता, इसलिए उसने डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट भी 6 साल रखी है। सर समझ आ रही? डॉक्यूमेंट 6 साल तक महफूज रखने हैं, उसका ऑडिट भी 6 साल तक हो सकता है। ऑडिटर 7 साल पुरानी फाइल को नहीं कह सकता कि लेके आओ, उसका रिकॉर्ड नहीं मंगवा सकता, 6 साल तक मंगवाएगा। सर अगर ऑडिटर इंफॉर्मेशन मांगता है और वो इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड नहीं की जाती तो वो तंग आके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरफ भी जा सकता है, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरफ अगर चला गया तो पुराने जो उसने रिटर्न फाइल की थी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। सर सेक्टोरियल बेंचमार्क क्या होते हैं? सर जी आपको मैं बताता चलूं, हर सेक्टर के, सर जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें जीपी होता है 60%, जो मैन्युफैक्चरिंग से, जो मिसाल के तौर पे आप कह लीजिए जो पेंट सेक्टर है उसमें जीपी होता है 70%, जो सीमेंट है उसमें जीपी होता है 40%। मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ परसेंटेजेस होती है। ये बेंचमार्क, ये स्टैंडर्ड कुछ सेक्टोरियल बेंचमार्क्स बना लिए जाते हैं हर सेक्टर के, और जब कमिश्नर को कहा जाता है ना कि आप बेस्ट जजमेंट करो, तो कमिश्नर उन बेंचमार्क की बेस पर जजमेंट करता है कि जी इसकी सेल 100 रुपये हुई होगी, तो इस सेक्टर में नॉर्मली जीपी 25% होता है, तो इसका मतलब है 25 रुपये इसका जीपी होगा।
सर समझ आ रही है? ये सेक्टोरियल बेंचमार्क है। एक बार ये भी पेपर में आया हुआ है, सेक्टोरियल बेंचमार्क क्या होते हैं और टैक्स पे इनको कैसे यूज करता है, ये भी याद करने वाला है। स्पेशल ऑडिट पैनल आमतौर पे जब बड़े गेम ऊपर चल जाती है खास लेवल से, तो फिर स्पेशल ऑडिट पैनल की बात आती है। वो कहता है बोर्ड अपॉइंट करता है एज मेनी स्पेशल ऑडिट पैनल एज मे बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन ऑडिट including a forensic audit of the income tax affairs of any person and class of person, and the scope of such audit shall be determined by the board or the commission. सर जी, इस ऑडिट का स्कोप कौन डिटरमिन करेगा? बोर्ड या कमिश्नर डिटरमिन करेगा। बोर्ड अपॉइंट करेगा स्पेशल ऑडिट पैनल को एज मे बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट इंक्लूडिंग फाइनेंस। बोर्ड अपॉइंट करता है। सर जाहिर बात है, कितने बंदे होते हैं बोर्ड के पास, वो फिर एक पैनल बना देते हैं और उसमें चार्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लेता है, CMAs को अपॉइंट कर लेता है, या अदर मेंबर्स ऑफ ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू को अपॉइंट कर लेता है ऑडिट करने की गर्ज से। और लेकिन इस स्पेशल ऑडिट पैनल में असल पावर किसके पास होती है? इनलैंड रेवेन्यू के बंदे को, यानी टैक्स वाले डिपार्टमेंट को पावर ज्यादा उसके पास होती है। जो काम वो करे उसी की हैसियत है, उसकी इंस्ट्रक्शन से काम होते हैं। अगर कोई प्रोसीडिंग की जा रही है और उसमें ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का बंदा नहीं है, तो उस प्रोसीडिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन अगर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का बंदा है, कोई और बंदा छुट्टी में था, तो कोई बात नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी से भी वो वाली प्रोसीडिंग को वैलिड समझा जाएगा। और चेयरमैन जो है वो हमेशा जो है वो मेंबर होता है और FBR का ही बंदा होता है। फिर जो फंक्शंस भी परफॉर्म करने उसका फैसला चेयरमैन करता है, और जो काम भी स्पेशल ऑडिट पैनल चेयरमैन करता है, समझा जाता है ये काम किसने किया है? स्पेशल ऑडिट पैनल ने किया है। सर एक बार 4 मार्क्स का स्पेशल ऑडिट पैनल भी आया हुआ है। तो स्पेशल ऑडिट पैनल, ऑडिट, सेक्टोरियल बेंचमार्क, ये तीनों सवाल आए हुए हैं। रिकॉर्ड में 5 लाख से ऊपर वाला, और मैन्युफैक्चरिंग जो 2.5 मिलियन मैन्युफैक्चर की बात कर रहा है, वो वाला सवाल पास पेपर में आया हुआ है। रिकॉर्ड और स्पेशल ऑडिट पैनल, ये दोनों एरियाज इस अटेम्प्ट के लिए कीमती हैं। ले सर, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16। सर जी चैप्टर सर जब किसी एरिया से हर अटेम्प्ट में ही सवाल आने लग जाता है ना, तो वो पास पेपर के इतने सवाल हो जाते हैं कि बच्चे भी बाज़-औक़ात कह देते हैं सर आप तो सारे टॉपिक ही कहने लग गए। तो यार सारे टॉपिक में से हर अटेम्प्ट में जो आ रहा है, तो आप सोचें पिछले 6 अटेम्प्ट में उसने 12 टॉपिक्स टेस्ट किए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ना कि यार ये पहले पेपर में आया हुआ है, तो आप कहेंगे ये तो सारे ही बता दिए। भाई अब सारा आ गया तो सारे ही बताऊंगा, जितना आया उतना बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। सर अपील क्या है? टैक्स पेयर और प्रैक्टिशनर में बात नहीं बनी, इतराज़ है, गिला है, लड़ाई है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन टैक्स पेयर के पास ये होती है कि वो उसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है। सर किसको अपील दायर करनी है, कहाँ पर अपील दायर करनी है? 2 सवाल है। कब अपील दायर करनी है? पहला है किसको अपील दायर करनी है? कमिश्नर अपील को पहले नंबर पे, उससे बाद ना बने तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को दूसरे नंबर पे, उससे बाद ना बने तो हाई कोर्ट को तीसरे नंबर पे, उससे बाद ना बने सुप्रीम कोर्ट को चौथे नंबर पे। और अगर इन सब से काम लटक रहा हो तो एक ऑल्टरनेट रास्ता क्या है? ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।
प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर द सर जी, कब दरखास्त दायर करनी है, कब? सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू अपील टू द कमिश्नर, कब आपने अपील करनी है? बेस्ट जजमेंट आई, आपको पसंद नहीं है, इसके खिलाफ अपील कर दें। अमेंडमेंट हो गई असेसमेंट की, इसके खिलाफ अपील कर दें। आप एक इदारे में काम करते हैं और उस इदारे की लायबिलिटी के लिए आपको पर्सनली लायबल करार दिया गया है, इसके खिलाफ अपील कर दें। ऑर्डर डिक्लेयरिंग और ट्रीटिंग अ पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट, इसके खिलाफ अपील दायर कर दें। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक आइदर इन फुल और इन पार्ट, इसके खिलाफ अपील दायर कर दें कि अगर आपकी मिस्टेक को ठीक नहीं किया जा रहा। सर, अपील करने के नतीजे में टैक्स लायबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपील करेगा कि मेरी लायबिलिटी 100 नहीं है 150 है, तो फिर आप क्यों अपील करेंगे? अब सुनो होता क्या है, मैंने रिटर्न फाइल की, मेरे मुताबिक लायबिलिटी थी 100 रुपये, टैक्स वाले ने असेसमेंट को अमेंड किया और टैक्स वाले ने कहा आपकी लायबिलिटी बनती है 120 रुपये। मैंने इस 130 रुपये के ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन इस अपील के नतीजे में मेरी लायबिलिटी कभी 100 से कम नहीं हो सकती। मेरी लायबिलिटी हमेशा ओरिजिनल लायबिलिटी जो 100 है उससे कम नहीं हो सकती। ये वो बात कह रहा है कि यार अपील करने से आपकी जो लायबिलिटी है वो ओरिजिनल लायबिलिटी से कम नहीं हो सकती। सर अपील दायर करनी है तो क्या तरीका है? फॉर्म फिल करें, अटेस्ट करवाएं, फॉर्म फिल करें, अटेस्ट कराएं, वजह बताएं ग्राउंड ऑफ अपील क्या है, और इसको एकम्पनीड बाय फीस इसकी जमा कराएं। फीस कितनी होगी? सर 5,000 रुपये फीस है अगर असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं, 5,000 रुपये फीस है कंपनी अपील दायर कर रही है, इसके अलावा फीस 25,000। सर कब तक आपने अपील कर सकते हैं? सर अपील कब तक कर सकते हैं? अपील 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। जब आपको असेसमेंट ऑर्डर मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर, या जब आपको ऑर्डर दिया गया किसी चीज के बारे में उसके 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 30 दिन ऑफ ऑर्डर आप अपील दायर कर सकते हैं। कमिश्नर अपील के पास अपील दायर करेंगे सबसे पहली बार, और कमिश्नर अपील चाहे तो वो लेट दायर की गई अपील भी कबूल कर लेगा अगर वो उसे लगे कि कोई जेन्युइन रीजन था। अपील दायर कर ली तो अगला स्टेप क्या है? कैसे फैसला होगा? बुलाया जाएगा, दोनों को पेशी होगी, बुलाएंगे। टैक्स पेयर साहब कहते जी मैं तो आपकी अपील तो दायर कर दी है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं पहले पैसे दो फिर अपील दायर होगी। तो टैक्स वाला कमिश्नर अपील को जाके कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अपना घर बेचना पड़ जाएगा टैक्स ये वाला जमा कराने के लिए, आप प्लीज इस ऑर्डर को मुझे जरा टैक्स वालों से स्टे ऑर्डर दिलवा दें। स्टे ऑर्डर का क्या मतलब है? रुक जाओ। किसको रुक जाओ? टैक्स वालों को कह रहा है रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि वो पैसे रिकवर कर रहे हैं। किससे? टैक्स पेयर से। टैक्स पेयर कहता है भाई इनको रोक दो। कमिश्नर अपील के पास पावर है कि वो 30 दिन का स्टे ऑर्डर दे सकता है। 30 दिन गुजर गए, टैक्स वाला दोबारा आया, कहता है भाई वो रिकवरी वाले आ गए, वो कह रहे हैं टैक्स दो। कमिश्नर अपील के पास फिर पावर है कि वो मजीद 30 दिन का स्टे ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन इस 30 दिन के अंदर अंदर उसे फैसला सुनाना पड़ेगा, उसे फैसला सुनाना पड़ेगा। सर कमिश्नर अपील फिर मीटिंग को मुलतवी भी कर सकता है, और कमिश्नर अपील हेयरिंग ऑफ अपील समाज से पहले कोई नए ग्राउंड या कोई नई वजह है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है उस केस के अंदर। आमतौर पे अगर आपने केस दायर कर दिया और उसके बाद अपील दायर कर दी और उसके बाद कोई और वजह है अपील दायर करने की, तो दोबारा अपील दायर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी समाज शुरू नहीं हुई तो वो उसी अपील के अंदर ही नए ग्राउंड्स भी आपको अलाउ कर सकता है। कमिश्नर अपील फैसला सुनाने से पहले पर्टिकुलर जो कवायफ है वो भी भुगवा सकता है, मजीद इंक्वायरी कमिश्नर के थ्रू भी करवा सकता है। और कमिश्नर अपील एक बार जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए उसके बाद अगर कोई जाली डॉक्यूमेंट ना बन जाए, इसके हवाले से वो मेक श्योर करता है कि वो
नए डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। जो एक बार कमिश्नर के सामने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए थे उनको एक्सेप्ट करेगा, नए डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस कि कोई रीजनेबल वजह हो। अपील का फैसला, इन डिसाइडिंग एंड डिस्पोजिंग द अपील the commissioner appeal may make an order to affirm, modify or annul the assessment order after examining the evidence, causing inquiries on making such order as he thinks fit। फैसला सुनाते वक्त तीन तरह का फैसला होगा, या कमिश्नर हाँ कर देगा, या कैंसिल ही कर देगा, या तब्दीली कर देगा। अफर्म हाँ, एनल कैंसिल, मॉडिफाई तब्दीली कर देगा। जो भी हो अल्टीमेटली टैक्स बढ़ना चाहिए या रिफंड कम होना चाहिए अपील के नतीजे में। अगर अपील की वजह से एओपी की लायबिलिटी में तब्दीली आती है तो जाहिर बात है फिर इसकी वजह से एओपी की लायबिलिटी में तब्दीली आएगी तो उसकी वजह से उसके मेंबर्स की लायबिलिटी में भी तब्दीली आएगी। जाहिर बात, ये बात समझ आ रही है आपको। अगर एओपी की लायबिलिटी में तब्दीली आएगी तो एओपी के मेंबर्स की लायबिलिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो रेट पर्पसेस के लिए एओपी की इनकम नहीं शामिल होती, शेयर ऑफ एओपी। तो वो कह रहा है अगर एओपी की लायबिलिटी में तब्दीली आएगी तो उसके नतीजे में एओपी के मेंबर्स की लायबिलिटी में भी तब्दीली आएगी। और डिसीजन के बाद कमिश्नर अपील फैसला कमिश्नर को और एपलेट को सुना देगा और ये फैसला 120 दिन के अंदर सुना देना चाहिए। 60 दिन की मजीद एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन ये जब आप 120 दिन काउंट कर रहे होंगे तो एडजर्नमेंट जो एपलेट ने की होगी वो वाला टाइम काउंट नहीं करेंगे, और अगर एडीआर के पास केस चला गया तो वो वाला टाइम काउंट नहीं करेंगे। सर जी ये फैसला था। अब अपील, कमिश्नर अपील को दायर की, कमिश्नर अपील से एक फैसला आ गया, टैक्स पेयर उस फैसले से राजी नहीं हुआ तो उसके पास अगली ऑप्शन क्या है, एपलेट ट्रिब्यूनल। अपील टैक्स पेयर ने दायर की थी कमिश्नर अपील को, टैक्स पेयर तो राजी हो गया, कमिश्नर अपील राजी नहीं हुआ, सॉरी कमिश्नर राजी नहीं हुआ। यार दो लोगों के दरमियान लड़ाई हो रही है ना, टैक्स पेयर और कमिश्नर। कमिश्नर अपील तो ऊपर वाला बंदा है, अगर टैक्स पेयर राजी नहीं हुआ तो भी अपील कर सकता है, अगर कमिश्नर राजी नहीं हुआ तो वो भी अपील कर सकता है। टैक्स पेयर को तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, कमिश्नर को एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ते। वो कहता है ट्रिब्यूनल, अब वो आगे किधर आ रहे हैं, 80 एपलेट ट्रिब्यूनल के बाद। एपलेट ट्रिब्यूनल एफपीआर का हिस्सा नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एपलेट ट्रिब्यूनल में 3 लोग होते हैं, चेयरपर्सन, जुडिशियल पर्सन और अकाउंटेंट। जुडिशियल पर्सन कौन है, जो डिस्ट्रिक्ट जज हो और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो, या हाई कोर्ट का एडवोकेट हो और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो। अकाउंटेंट कौन है, जो चीफ कमिश्नर है या कमिश्नर 3 साल का तजर्बा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए और 10 साल का तजर्बा। चेयरमैन कौन होगा, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और नॉर्मली जुडिशियल मेंबर में से कोई मेंबर चेयरमैन होता है। सर ट्रिब्यूनल की सारी पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा, चेयरमैन। चेयरमैन बेंचेस की तश्कील देता है, जिस तरह एसबीआई में क्लास होती है लेकिन एसबीआई के रूम में क्लास होती है, क्लासरूम में क्लास होती है, बिल्कुल इसी तरह एपलेट ट्रिब्यूनल में फैसला सुनाया जाता है, लेकिन एपलेट ट्रिब्यूनल में बेंचेस की तश्कील दी जाती है जहां पर फैसला सुनाया जाता है। बेंचेस को कौन तश्कील देगा, चेयरमैन देगा। हर बेंच में कम से कम 2 लोग होंगे, अकाउंटेंट मेंबर और जुडिशियल मेंबर बराबर होने चाहिए। अकाउंटेंट मेंबर और जुडिशियल मेंबर में डिफरेंस हो सकता है लेकिन वो डिफरेंस 1 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अकाउंटेंट मेंबर 4 हो, जुडिशियल मेंबर 2, ऐसा नहीं हो सकता। 2-3 हो सकते हैं, 3-2 हो सकते हैं, 2-4 नहीं हो सकते। डिफरेंस 1 से ज्यादा का नहीं हो सकता। सर फेडरल गवर्नमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल को पावर देगी कि वो पावर ये भी देती है कि एक बंदा केस को रिजॉल्व कर दे। चेयरपर्सन केस छोटा होता है, 1 मिलियन तक का केस हो, एक बंदा, उसको कहते हैं सिंगल मेंबर बेंच। सिंगल मेंबर बेंच बनाकर उस मैटर को रिजॉल्व कर देता है। अगर मेंबर्स हो, बेंच में फैसला सुनाया गया है लेकिन जो आपस में मेंबर्स हैं उनकी आपस में नहीं बन रही, उसके में डिफरेंस आ गया, तो फिर क्या होगा, मेजॉरिटी का फैसला फाइनल होगा। अगर सारे 3 लोग यस कह रहे हैं, 3 लोग नो कह रहे हैं, तो फिर फैसला कौन करेगा। अब तो मेजॉरिटी वाला सीन भी नहीं है, तो फिर वो कहते हैं अगर इक्वली डिवाइड हो गए तो ये बात चेयरपर्सन को रेफर कर दी जाएगी, और चेयरपर्सन
जो है ना वो फैसला करेगा। चेयरपर्सन आमतौर पे क्या करता है, एडिशनल मेंबर उसके अंदर डाल देता है बेंच के, और फिर मेजोरिटी के बेस पर ही फैसला होता है। सर एपेलेट ट्रिब्यूनल के सारे मामलात को रेगुलेट बेंचेस के जरिए किया जाता है, जिसको अल्टीमेटली चेयरमैन देख रहा होता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल में एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है ये बताइए। एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं? हाँ जी। कैसे? अब सारी बात वही है कमिश्नर अपील वाली। सर जी फॉर्म अटेस्ट 5,000 रुपया फीस, कंपनी केस में 5,000, और कमिश्नर अगर अपील करेगा तो कोई फीस जमा नहीं कराएगा। कंपनी नहीं होगी तो 2500 फीस है। कब तक जमा कराना है? 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल को फाइल करना है। और स्टे ऑर्डर, सर स्टे ऑर्डर की बात आपसे की थी, 30 दिन का स्टे ऑर्डर होता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने 180 दिन के अंदर फैसला करना होता है और 180 दिन का स्टे ऑर्डर देता है एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगली बात, एपेलेट ट्रिब्यूनल फैसला डिसाइड करने के लिए पार्टिकुलर्स भी कॉल कर सकता है और कमिश्नर के थ्रू इंक्वायरी भी कर सकता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज का फैसला, पार्टीज की बात सुनती है, और बातों का जहां पर एपेलेट ट्रिब्यूनल को जरूरी लगेगा एक्स पार्टे असेसमेंट करेगा। सर व्हाट इज एक्स पार्टे असेसमेंट? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्या पता आपको सवाल है वो कि व्हाट इज एक्स पार्टे असेसमेंट 5 नंबर का, उस टाइम पे घबराना नहीं है। बेस्ट जजमेंट को ही एक्स पार्टे असेसमेंट भी कहा जाता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा अपील विद इन 6 मंथ, और इन फैसला क्या सुनाएगा, यहाँ या ना या मॉडिफाई। ठीक हो गया, यही फैसला सुनाएगा। जो भी फैसला सुना देगा वो कमिश्नर को बता देगा। सर जी उसके बाद है बहरहाल फैसला जो भी सुनाएगा लायबिलिटी बढ़नी चाहिए और रिफंड कम होना चाहिए। सर फैसला किस, अगर एओपी में, अगर एओपी से रिलेटेड कोई फैसला था और एओपी की असेसमेंट में तब्दीली आई है तो उसकी वजह से, एओपी की असेसमेंट में तब्दीली आई है तो उसकी वजह से उसके मेंबर की असेसमेंट में भी तब्दीली आएगी। एपेलेट ट्रिब्यूनल जो भी फैसला करेगा टैक्स पेयर और कमिश्नर को कम्युनिकेट करेगा। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड बात है तो दिस इज द लास्ट फुल। अगर मैटर किससे रिलेट करता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। इसका क्या मतलब? सर मैं एक एग्जांपल बताता हूं तुम बच्चे को समझाने के लिए कि जी इशारा लगा हुआ है, एक बंदे ने येलो लाइट थी तो इशारा क्रॉस कर लिया, रोड क्रॉस कर लिया। अब 2 सवाल पैदा होते हैं। सवाल नंबर 1, येलो लाइट होते हुए जो रोड क्रॉस की है क्या उसने रोड पार की है या नहीं, पहला सवाल। दूसरा, येलो लाइट होते हुए रोड का पार करना कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं, रोड पार की है या नहीं, दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। येलो लाइट के होते हुए रोड का पार करना कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं, दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, एपेलेट ट्रिब्यूनल इज द फाइनल अथॉरिटी, केस आगे नहीं जाएगा, खत्म। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास केस जाना है एपेलेट अथॉरिटी के 90 दिन के फैसले के अंदर अंदर, और फीस सिर्फ 100 रुपए, और कमिश्नर कोई फीस पे नहीं करेगा। हाई कोर्ट के सामने केस जाएगा, वो सबसे पहले यही देखेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं और ये मैटर क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है तो आओ, वरना ना हो, और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला किया था। हाई कोर्ट वालों को अगर पता चल गया कि ये मैटर क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है तो वो इसकी समाअत होगी, और पता है कौन होगा इसमें, 2 जज, कम से कम 2 हाई कोर्ट के जज इस फैसले को सुनेंगे और देखेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो जजमेंट पास हो जाएगी, और इस जजमेंट की कॉपी एपेलेट ट्रिब्यूनल को भी भेजी जाएगी। और अगर रेफरेंस हाई कोर्ट का था तो सर जी आपने अगर हाई कोर्ट के खिलाफ अपील करनी है तो भी पिछली अथॉरिटी ने जितना टैक्स कहा था वो टैक्स तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट को भी जाके कहते हैं कि जी मेरे लिए बड़ा मसला है और मुझे टैक्स से क्या दे दें, स्टे ऑर्डर दिलवा दें टैक्स रिकवरी से, तो आपको 6 माह का स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। सर हाँ 6 माह का स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन ये स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा अगर फैसला ही 6 माह से पहले हो गया, और ये स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा अगर आपने केस ही वापस ले लिया हाई कोर्ट। सर अगर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि इस बंदे को रिफंड मिलना चाहिए
तो हाई कोर्ट आपको फैसला आपके हक में दे दी, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा। कमिश्नर के पास ऑप्शन होगी, वो हाई कोर्ट को कहेगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं जाना। अगर कमिश्नर कहता है मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक ही बार मिलेगा। और अगर कमिश्नर कहता है मैंने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना तो फिर हाई कोर्ट जो है वो आपको रिफंड दे देगा। 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर हाई कोर्ट को कह सकता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, आप रिफंड मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा अल्लाह की अल्लाह जाने, क्योंकि ये हमारे स्कोप में नहीं है। बस इतना पता है जो भी होगा वो फाइनली होगा। लो सर, ये सारा एक तरीका है। कहां से शुरू हुए थे हम? ये शुरू हुए थे हम कमिश्नर अपील, फिर एपलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम। तरतीब है, तरीका है। अब जहां पर भी आपको लगा कि यार मेरा केस इतना बड़ा और तगड़ा है और ये लोग मुझे डिले कर रहे हैं, तो आप एफबीआर को कह सकते हैं कि जनाब क्या कर दो, एक अलहदा से कमेटी बना दो जिसका नाम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है। केस तगड़ा हो, बड़ा बंदा हो, वो ये वाले काम कर सकता है। और मैं इसको मिसाल समझाने के लिए हमेशा यही बात कहता हूं कि जनाब एक दो भाई थे, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, मामला केस अदालत में चला गया। इतने में उनके मामू आ गए भाई से, तो उन्होंने कहा कि भाई मामू आए, मामू ने तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप मामू के पास चले जाओ, मामू आपके अमीर भी बहुत हैं और आप दोनों उनसे प्यार भी करते हो, तो जो वो कह रहे हैं वो मान लेना, केस वापस ले लो। मामू आए, मामू ने कहा भाईजान पहले केस वापस लो फिर मेरे पास आना। पहले केस वापस लिया, मामू के पास बैठे, मामू ने फैसला सुनाया, मामू ने फैसला कर दिया तो ठीक है, अगर मामू ने फैसला ना किया तो मामू कहेंगे आप वापस बाहर ही चले जाए, और वापस वहीं पे ही केस चला जाएगा जहां से केस निकला था। सर समझ आ रही है? यही स्टोरी है, बेस लाइन ये है। आ जाए, मामू की जगह बस आपने किसको डाल देना है? एडीआर को डाल देना है। सर अगर लायबिलिटी 100 मिलियन की है, अगर डिफॉल्ट सरचार्ज माफ कराना है, अगर और कोई रिलीफ का मामला है, तो हम एडीआर को एडीआर के बारे में कह सकते हैं, एफबीआर को दरखास्त दे सकते हैं कि हमने इससे फैसला कराना है। टैक्स पे दरखास्त दे के इसको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही हो तो एडीआर नहीं आएगा। एडीआर में कौन होगा? ये कंपोजिशन कैसे बनेगी? कैसे? सर एफबीआर को अप्लाई किया जाएगा और एफबीआर एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा और कमेटी तश्कील दे देगा एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर। सर इस कमेटी में होगा कौन? सर रिटायर्ड जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ हाई कोर्ट, जिसको कहां से लिया जाएगा? फ्रॉम अ पैनल नोटिफाइड बाय द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन ने जो पैनल है उसमें से एक पैनल में से एक रिटायर्ड जज को सिलेक्ट किया जाएगा इस कमेटी के लिए। चीफ कमिश्नर तो होगा ही। तीसरे नंबर पे टैक्स पेयर की तरफ से नुमाइंदा जो है वो भी उसी पैनल से ही लिया जाएगा। एफबीआर का पैनल होगा वो, वैसे नोटिफाइड बाय एफबीआर। यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस डिवीजन है, यहाँ पे नोटिफाइड बाय एफबीआर है। और उस पैनल में कौन होते हैं? सीए, सीएमएज और एडवोकेट जिनका 10 साल का तजुर्बा होता है। तो पर्सन जो टैक्स पेयर ने सिलेक्ट करना है वो भी उस पैनल में से करना है। यानी कमेटी के अंदर से एक जज होगा, एक चीफ कमिश्नर होगा, एक टैक्स पेयर का बंदा होगा। ये लोग मिलकर जो है ना वो रखेंगे। उस पैनल में चार्ट अकाउंटेंट होगा, यहाँ 21वें स्केल पर रिटायर्ड अफसर होगा, यहाँ कोई बड़ा रिप्यूटेबल बिजनेसमैन होगा। पैनल में कौन कौन होगा? मेरा ख्याल है पिछली से पिछली अटेम्प्ट में इसमें से सवाल आया एडीआर में। बोर्ड कम्युनिकेट करेगा ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी टू द एग्रीव पर्सन, कोर्ट ऑफ लॉ और एपलेट अथॉरिटी। सर बोर्ड कम्युनिकेट करेगा कि अपॉइंट कर दिया गया है सबको, एपलेट अथॉरिटी को, एग्रीव पर्सन को और कोर्ट ऑफ लॉ को। और कहां पर? उस जगह पर जहां पर ये फैसला पेंडिंग है। कमेटी अपॉइंट करेगी, जो कमेटी अपॉइंट की गई है वो इश्यू को एग्जामिन करेगी और फैसला डिसाइड कर देगी कितने दिन के अंदर अंदर। 45 दिन के अंदर अंदर मजीद 15 दिन की एक्सटेंशन दी जा सकती है।
फैसला हो गया, जो रिकवरी ऑफ टैक्स पेबल बाय द टैक्स पेयर है जो उसका बनता था। अच्छा, इससे पहले हमने हमेशा स्टे ऑर्डर की बात की है। यहां पर जो बंदा एडीआर को बुलाएगा तो अंडरस्टूड है कि उसको जब तक एडीआर फैसला नहीं कर देता या जब तक एडीआर डिसॉल्व नहीं हो जाती, इसको टैक्स रिकवरी से क्या मिला होगा? स्टे ऑर्डर मिला होगा। सर, डिसीजन ऑफ द कमेटी बाइंडिंग होगा किसके ऊपर? कब बाइंडिंग होगा? अगर एग्रीव पर्सन अपना फैसला कोर्ट से वापस ले लेता है और ये बात वो कमिश्नर को इन्फॉर्म कर देता है। प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑर्डर ऑफ विड्रॉल इज नॉट कम्युनिकेटेड, अगर ऑर्डर ऑफ विड्रॉल कम्युनिकेट नहीं किया गया कमेटी के फैसले के 60 दिन के अंदर अंदर, तो डिसीजन ऑफ द कमेटी जब वो बाइंडिंग नहीं होगा। यहां पे एक छोटा सा झोल है। मैंने एडीआर बुलाई, एडीआर ने फैसला किया, मुझे एडीआर का फैसला पसंद नहीं आया, अब मैं चुप कर जाऊंगा। 60 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने एडीआर का फैसला सुनने के बाद ऑर्डर ऑफ विड्रॉल नहीं लिया अपनी एग्जिस्टिंग एपेलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट से, तो फिर वहां पे केस चलता रहेगा और ये वाला ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होगा। ये सारे पैसे भी तो टैक्स पेयर ही खर्च कर रहा है। द कमिश्नर शैल ऑल्सो विड्रॉ द अपील, कमिश्नर भी अपील से विड्रॉ कर देगा पेंडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और एपेलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। सर जी, अगर अपील कमिश्नर ने की हुई थी और फिर एडीआर की तरफ टैक्स पेयर चला गया और एडीआर ने फैसला सुना दिया और एडीआर के फैसले को टैक्स पेयर ने मान के कमिश्नर को बता दिया, तो ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन बाय द टैक्स पेयर के 30 दिन के अंदर कमिश्नर भी अपना केस विड्रॉ कर लेगा। सर, एग्रीव पर्सन पेमेंट करेगा टैक्स की और जितनी जो जो कमेटी ने फैसला किया उसके मुताबिक सारी पेमेंट करेगा। और अगर कमेटी फैसला ना कर सके विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज, तो बोर्ड अगर 60 दिन के अंदर फैसला ना कर सके तो ये बोर्ड डिसॉल्व हो जाए, बोर्ड कमेटी को डिसॉल्व कर देगी और फिर वापस केस उसी अथॉरिटी के पास चला जाएगा जहां पे ये पेंडिंग था, एपेलेट अथॉरिटी या हाई कोर्ट वगैरह। द बोर्ड शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन टू द एग्रीव पर्सन, बोर्ड कम्युनिकेट करेगा ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन जिस एग्रीव पर्सन को, कोर्ट ऑफ लॉ को और एपेलेट अथॉरिटी और कमिश्नर को, और ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन के मौके पर वापस केस वहां पे चला, जिथे दी खोती वापस उधर ही चले जाएगी। ये केस वापस वहां पर चला जाएगा जहां से केस शुरू हुआ था। अगर और फिर वो केस दोबारा जब उनके पास रेफर होगा तो वो वापस रेफर होने के 6 माह के अंदर फैसला सुनाएंगे। और पैसे कौन कितने लेगा इसका फैसला कौन देता है? बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा कि किसको कितने पैसे देने, अलबत्ता चीफ कमिश्नर पैसे नहीं लेगा चूंकि वो तो सरकारी मुलाजिम है। लो सर, ये सारी बातें थी असेसमेंट गिविंग अफेक्ट टू एन ऑर्डर। अब सिर्फ एक बात समझो, ये बच्चों को 90% बच्चों को इस पॉइंट की नहीं समझ होती। आखिरी बातें हैं, बस दो बातें रह गई। यार देखो, मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है, वो प्री एनरोलमेंट के सिलसिले में फ्रंट ऑफिस में गया। फ्रंट ऑफिस वाले ने उसको बताया कि जी 25,000 फीस। वो बच्चा, उसने फ्रंट ऑफिस वाले ने उसके फॉर्म पे 25,000 लिखा। वो बच्चा मेरे पास आया, कहता सर प्लीज कुछ डिस्काउंट कर दें, आपकी मेहरबानी है, ये वो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने उसको डिस्काउंट करके 22,000 रुपये कर दिए। मैंने कागज पे लिखा 22,000 अप्रूव बाय अली इमरान। ये कागज लेकर वो फ्रंट ऑफिसर के पास गया। अब फ्रंट ऑफिसर जो फॉर्म फिल करेगा वो 25,000 का करेगा या 22,000 का करेगा? 22,000 का करेगा। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल इसी तरह सारी लड़ाई हो रही है कमिश्नर और टैक्स पेयर के दरमियान। फाइनली फैसला हो गया टैक्स पेयर के हक में या टैक्स पेयर के खिलाफ। जो भी फैसला अथॉरिटी ने किया है, अब उसके मुताबिक कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। किसके मुताबिक? उस फैसले के मुताबिक जो एपेलेट अथॉरिटी ने की। यार मेरी बात समझ आ रही है? अब जो उसकी और मेरी बात थी वो खत्म हो गई। जो अब जो अथॉरिटी ने फैसला किया उसके मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर बनाया जाएगा। यार मेरा पॉइंट भी किया। अब ये बात समझो, एपेलेट अथॉरिटी का क्या डिसीजन था और कितने टाइम के अंदर न्यू असेसमेंट ऑर्डर बना दी जाएगी। कितने टाइम के अंदर
न्यू असेसमेंट ऑर्डर बना दी जाएगी। उसने कहा है 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इज सर्व्ड ऑन द कमिश्नर। अगर रिलीफ दिया था तो कमीशन, तो जो फैसला सुनाया गया है अथॉरिटी ने, उसके 2 माह के अंदर कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर बना देगा। अगर असेसमेंट ऑर्डर होली है पार्टली सेट असाइड किया गया है तो जिस साल फैसला कमिश्नर को बताया गया है वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। असल में अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया और मुझे मजा नहीं आया और मैं ऊपर चला गया हाई कोर्ट के पास, तो इसके असेसमेंट ऑर्डर तो फारग हो जाएगा ना। तो वो कहता है भाई जब कमिश्नर को फैसला दिया गया उस फैसले के 1 साल के अंदर अंदर, और वो कहता है प्रोवाइडेड कोई अपील या फर्दर रेफरेंस आप ऊपर की अथॉरिटी को नहीं कर रहे, कोई और डिसीजन है, तो जब फैसला सुनाया गया वो सुनाने के 2 साल के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा कमिश्नर, उस फैसले के मुताबिक जो फैसला अथॉरिटी ने किया हुआ है। बहरहाल बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, वो कहता है अगर प्रोसीडिंग को दोबारा नए सिरे से शुरू किया गया या उसमें कोई फैसला पिछली असेसमेंट ऑर्डर को ख़त्म करके नया फैसला किया जा रहा है या नई वर्किंग की जा रही है, तो अब कमिश्नर सारे नोटिस दोबारा नहीं भेजेगा और टैक्स पेयर सारे पुराने डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं भेजेगा। जो बात होगी वो अगली स्टेज से शुरू होगी। सजी मेरी बात समझ आ रही है? जो बात होती है वो अगली स्टेज से शुरू होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चा आता है, आजकल बहुत से बच्चे वो बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एग्जांपल आती, एक बच्चा आता है, वो आता है आगे कहता है यार सर प्लीज़ मेरे लिए कुछ डिस्काउंट कर दे। मैं उसे कहता हूँ अच्छा चलो इस तरह करते हैं, आपकी फ़ीस फाइनल 22,000 होती है। बच्चा कहता है नहीं सर, वो चला जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद आता है, कहता है सर मैंने आपसे बात करनी डिस्काउंट वाली। तो मैं अब क्या कहूँगा, अच्छा फ़ीस तो 25,000 है, वहाँ से दोबारा शुरू करेंगे या जहाँ से 22 की बात हुई थी वहाँ से शुरू करनी है? जो बात पहले हो चुकी है अब गेम उससे आगे चलेगी ना सर। वो ये वाली बात है कि वो कहता है कि भाई असेसमेंट ऑर्डर अगर सेट असाइड हो गया है तो फिर नेक्स्ट स्टेज से बात कमेंस होगी और पुरानी बात दोबारा नहीं होगी। री इशू एनी नोटिस विच वाज अर्लियर इशूड या रिक्वायर रीफर्निशिंग ऑफ एनी रिटर्न विच वाज अर्लियर फर्निश्ड। where in consequence of an order of any appellate forum or court any income is excluded from। सर जी बाजों का ऐसे भी हो जाता है, कोर्ट का फैसला है जिसके नतीजे में एक बंदे की 1 साल की इनकम की बजाय वो इनकम दूसरे साल आ गई है, या एक बंदे की इनकम की बजाय वो दूसरे बंदे की इनकम बन गई है। अगर ऐसा हो जाए तो समझा जाएगा कि ये इसलिए हुआ है चूंकि अदालत का फैसला आया उसके नतीजे में ऐसा हुआ है। हो सकता है एक बंदे की टैक्सेबल इनकम से निकल के दूसरे बंदे की टैक्सेबल इनकम में आ जाए, या 1 साल की टैक्सेबल इनकम से निकल के दूसरे साल की टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो समझा जाएगा कि ये अदालत के फैसले की वजह से ऐसा हुआ है। अगर कहीं पे भी कोई मसला है, कोई गलती है, कोई अपील है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमेशा टैक्स पेयर की होती है, टैक्स पेयर की होती है। सर अगर आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से कुक किया हो तो पेपर से 1-2 दिन पहले इस पे आप पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिवाइज करने में। जैसे आपको जितना अच्छा भी आता है न्यूमेरिकल करने में आपके 30-35 मिनट 40 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाली चीज़ें अच्छी तैयार हों तो आपको इस पे पेपर वाले दिन इतना टाइम नहीं लगाना। इसको बहुत अच्छा तैयार करके बहुत अच्छा चीज़ों को हाईलाइट करके नोट करके इसको रख लें ताकि जब आप पेपर में इसको रिवाइज करें तो आपको उतना ज़्यादा टाइम ना लगे। कोशिश थी कि मैं इसका मैक्सिमम पार्ट आपको पूरा दूँ। आई बिलीव कि मैंने 95% की हद तक इसको आपको रिवाइज करवाया हर चीज़ को। गरचे मैं खुद जब ये वाला एरिया करवाता हूँ तो तकरीबन मैं 12 से 13 लेक्चर इसको एलोकेट करता हूँ और तकरीबन 13 लेक्चर का काम मैंने कोई 1.5 घंटे में किया है और कोशिश किया कि वो सारी बातें बताऊँ जो पेपर के बारे से बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क भी करवाऊँ। एपेलेट ट्रिब्यूनल इस बार ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर चैप्टर 16 की बात करूँ तो एपेलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट वाला एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार इसमें से कुछ आए तो शायद इस एरिया को टच करें। नो सर, उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।